जोहार दोस्तों, आप सबका सारी पाठशाला में स्वागत है और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया इतना प्यार, इतना सम्मान देने के लिए। इतना कम टाइम में इतना सम्मान और इतना प्यार किसी को नहीं मिलता है जो आप दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे झारखंड के कोने कोने से जो है कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है इस प्लेटफॉर्म को गाँव से गाँव तक पहुँचाइए। जितना हो सकता है गरीब से गरीब बच्चे तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए ताकि उसको एक ही प्लेटफॉर्म में ना सब कुछ मिल पाए, वो भी अधिकारी बन पाए, वो भी जो ऑफिसर बन पाए। तो दोस्तों, जिस तरह ने हम लोगों ने स्टार्ट किया था आंसर राइटिंग का सेशन, वो आपका पेपर 3, पेपर 4 और पेपर 5, तो अभी चल रहा है पेपर 5। तो जो नए हैं भाई, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा लाइन बाय लाइन, और आप बिल्कुल स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कीजिएगा यदि आप नए हैं तो। और जो पुराने हैं, आप लोग जो नोट्स बना रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। आपका कमेंट सुन के हम लोग के अंदर जो है बहुत एनर्जी आता है, और वही एनर्जी जो है काम करने के लिए जो है मजबूर करता है कि भाई आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं तो उस प्यार के लिए कुछ तो करें। तो दोस्तों, हम लोग अभी जो है पेपर 5 जो आपका इकोनॉमिक है उसका जो हम लोग आंसर राइटिंग स्टार्ट किए थे, पहला क्लास में इसका पूरा ऑब्जेक्टिव हम ले चुके थे। दूसरा क्लास में जो है आपका ये क्वेश्चन जो है भारत विदेशी व्यापार की संरचना और दिशा में परिवर्तन, ये हो चुका था। थर्ड क्लास में आपका भारत कृषि पर विश्व व्यापार संगठन के प्रभावों की विस्तृत विवेचना कीजिए, हो चुका था। और आपका फोर्थ क्लास में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में क्वेश्चन था, उसको हो चुका था। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला क्लास में, अभी जो पढ़ेंगे समावेशी को कैसे मापा जाता है। क्या भारत आंकड़े रोजगार एवं प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा में हुए आर्थिक समावेशन को दर्शाता है, ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं कि समावेशी विकास वाला क्वेश्चन कहाँ है। तो आइएगा सिलेबस में, और सिलेबस में आइएगा पेपर 5। पेपर 5 आप देख रहे हैं, पेपर 5 में सेक्शन ए वाला 2 क्वेश्चन हो चुका था। अब सेक्शन बी हम लोग पहुंच चुके हैं, और सेक्शन बी में देखिएगा समावेशी विकास आपका चैप्टर नंबर 7 में है, समावेशी विकास। यहीं से क्वेश्चन को एराइज किया गया है, यहीं से क्वेश्चन को निकाला गया है, और इसी क्वेश्चन को हम लोग आज देखने वाले हैं। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा जो है उपयोगी क्लास मिलने वाला है दोस्तों। अब यही आपका जो है क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जो है हम लोग आज देखेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन है, फिर मनमोहन सिंह जो एक कोटेशन है उनका वो देख लेंगे हम लोग, फिर समावेशी विकास का जो मापन है उसको हम लोग देखेंगे, फिर क्या है रोजगार में परिवर्तन और समावेशन, इसको हम लोग देखेंगे दोस्तों। फिर जो है आपका प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन, इसको हम लोग देखने वाले हैं, और अंतिम में जो है आपका कंक्लूजन, ये हम लोग फिर पढ़ेंगे पूरा बढ़िया तरीका से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का आज का क्लास। और ये आंसर राइटिंग का दोस्तों आप लोग का जो है 22वां क्लास था, इस तरह का 21 क्लास हो चुका है। जो नए हैं आप लोग बिल्कुल जो है प्ले स्टोर में जाइएगा, सॉरी प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको सब क्वेश्चन का आंसर राइटिंग मिल जाएगा, वहाँ सब कंटिन्यू बेसिस पे जो है लिखना शुरू कीजिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। समावेशी को कैसे मापा जाता है? क्या भारत आंकड़े रोजगार एवं प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा में हुए परिवर्तन समावेशन को दर्शाता है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझिए, समावेशी को कैसे मापा जाता है। ये एक हो गया क्वेश्चन का, या 3 क्वेश्चन है। समावेशी को कैसे मापा जाता है, ये पहला क्वेश्चन है। क्या भारत आंकड़े रोजगार एवं प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा में हुए परिवर्तन समावेशन को दर्शाता है? या क्वेश्चन में क्या है, समावेशी को कैसे मापा जाता है। देखिए समावेशी का मापन यहाँ हो गया पहला नंबर में। क्या भारत आंकड़े रोजगार, यहाँ पे क्या है रोजगार, देखिए रोजगार में परिवर्तन और समावेशन हो गया ना, 2 नंबर आपका। और तीसरा में है आपका प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा में हुए परिवर्तन, ये थर्ड आपका क्वेश्चन का बॉडी है। देखिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन, ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे याद रखिएगा कि समावेशी विकास का मापन कैसे किया जाता है, उसका हमारे जो है रोजगार के आंकड़े में क्या उपयोगी है, और प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा में क्या परिवर्तन हुआ, ये सब यहाँ पे क्वेश्चन में है। तो इंट्रोडक्शन में पहले पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे समावेशी विकास का मापन, फिर हम लोग पढ़ेंगे रोजगार में परिवर्तन और समावेशन, फिर हम लोग जो देखेंगे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन, और एक तरह से आप इसको बोल सकते हैं आगे की राह, ये है वे फॉरवर्ड, हम आपको समझाएंगे लास्ट में बढ़िया से, और निष्कर्ष कंक्लूजन, यानी पूरा आंसर राइटिंग जो बहुत बढ़िया तरीका से फ्रेमिंग किया गया है, और बहुत ही आसान शब्दों में करेंट डेटा के साथ। देखिए पूरा जो है यहाँ करेंट डेटा बीच बीच में डाला गया है ताकि आपका आंसर राइटिंग बढ़िया हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर मिले। एक क्वेश्चन में जितना मैक्सिमम नंबर मिल पाए, यही मेरा जो है कोशिश रहता है कि आप लोग जो जाएं लिखें और कम बहुत ज़्यादा आपको नंबर मिले, औरों से तो कम से कम एटलीस्ट ज़्यादा ही नंबर आपको मिले, मेरा यही प्रयास रहता है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन प्रस्तावना। समावेशी विकास इंक्लूसिव ग्रोथ का अर्थ केवल आर्थिक वृद्धि नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों, गरीब वर्ग, महिलाएं, ग्रामीण आबादी, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को विकास की प्रक्रिया में समान अवसर देना है। क्या समावेशी विकास का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ धन संपत्ति बढ़े, आर्थिक वृद्धि हो, बल्कि समाज के सभी वर्ग, गरीब, महिलाएं, ग्रामीण आबादी,
दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को विकास की प्रक्रिया में समान अवसर देना है। इसका मतलब है समावेशी विकास का मतलब है किसी देश में समावेशन को मापने के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय वितरण, सामाजिक सुरक्षा और लैंगिक समानता जैसे संकेतों का उपयोग किया था। क्या कहता है? किसी देश में समावेशन को मापने के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय वितरण, सामाजिक सुरक्षा, लैंगिक समानता जैसे संकेतों का उपयोग किया जाता है। भारत में विशेष रूप से रोजगार तथा प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ही पूछा हुआ है कि रोजगार, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, तो हमको यहाँ भी लिखना है आपका इंट्रोडक्शन में वही कि भारत में विशेष रूप से रोजगार तथा प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा के आंकड़े यह बताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि विकास कितनी व्यापकता से समाज तक पहुंच रहा है। अब देख रहे हैं इंट्रोडक्शन पर बढ़िया तरीके से लिखा गया है कि समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ का अर्थ केवल आर्थिक वृद्धि नहीं है, बल्कि समाज के सभी वर्गों, गरीब, महिलाएं, ग्रामीण आबादी, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को विकास की प्रक्रिया में समान अवसर देना है। किसी देश में समावेशन को मापने के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय वितरण, सामाजिक सुरक्षा और लैंगिक समानता जैसे संकेतों का उपयोग किया जाता है। भारत में विशेष रूप से रोजगार तथा प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा के आंकड़े यह बताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि विकास कितनी व्यापकता से समाज तक पहुंच रहा है। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब इसी इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या बोले वो लिख दिए हैं। एक आपका कोटेशन यहाँ पे लिख दिया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री एवं अर्थशास्त्री का मानना है कि समावेशी विकास का अर्थ समाज के सबसे कमजोर वर्ग को भी प्रगति की प्रक्रिया में भागीदारी बनने का अवसर मिले। ये कौन बोले हैं? मनमोहन सिंह। क्या बोले हैं कि समावेशी विकास का अर्थ है कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों को भी प्रगति की प्रक्रिया में भागीदारी बनने का अवसर मिले। ये कौन बोले हैं? मनमोहन सिंह। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। ये हो गया आपका क्या, तो मनमोहन सिंह क्या बोले हैं, एक कोटेशन यहाँ डाल दिए गए ताकि आपका जो आंसर है बिल्कुल अट्रैक्टिव लगे। और जैसे इस तरह आप लिखिएगा ना, जो एग्जामिनर होगा, जो कॉपी आपका चेक करेगा वो देखेगा, जरूर इसको देखेगा। और जब भी आप आंसर राइटिंग कीजिएगा इस तरह फ्रेमिंग कर दीजिएगा ताकि इससे उनका नजर वहाँ पड़े, और जहाँ नजर पड़ेगा आपका नंबर बढ़ेगा। तो ये ध्यान देना है आपको, हमेशा जो है आंसर राइटिंग को सजाना है बढ़िया से। समावेशी विकास का मापन, अब यहाँ क्वेश्चन है पूछा गया है समावेशी को कैसे मापा जाता है। देखिए तो समावेशी विकास का मापन अब कैसे मापेंगे हम लोग, तो 5 यहाँ पायदान हम लिखे हैं। आय और समानता 5 पॉइंट है, मानव विकास सूचकांक HDI, बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI, वित्त समावेशन और सामाजिक और लैंगिक समानता। क्या है? तो आय और समानता, मानव विकास सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, वित्त समावेशन, सामाजिक और लैंगिक समानता, ये 5 पॉइंट है। अब 5 पॉइंट को हम लोग आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। आय और समानता, पहला पॉइंट है क्या है? आय और असमानता। समाज के प्रत्येक वर्ग को एक न्यूनतम आय प्राप्त हो। समाज का प्रत्येक वर्ग, गरीब हो या अत्यंत गरीब हो, आपका अनुसूचित जाति हो, ST हो, SC हो, कोई भी हो, समाज के प्रत्येक वर्ग को एक न्यूनतम आय प्राप्त हो। इसके लिए गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना प्रीलिम्स में पूछता है। अभी देखे होंगे 14 चैप्टर में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि गिनी गुणांक का संबंध किससे, लॉरेंज वक्र का। देख लीजिएगा थोड़ा सा। समाज के प्रत्येक वर्ग को एक न्यूनतम आय प्राप्त हो, इसके लिए गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र का उपयोग किया जाता है जो आय के असमान वितरण को दर्शाता है। मापन पूछा है तो क्या मापेंगे हम? गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र से। ये क्या करता है कि आय के असमानता के वितरण को दर्शाता है, मापता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा नंबर में क्या है? मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। समावेशी विकास के मापन में, किसमें? समावेशी विकास के मापन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका HDI निभाता है। कौन? तो HDI निभाता है। UNDP द्वारा जारी इस सूचकांक में, अब UNDP क्या है तो जान लीजिए कि UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका स्थापना 1965 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आपका न्यूयॉर्क में है। यहाँ याद रखिएगा कि HDI रिपोर्ट जो है जारी कौन करता है? HDI रिपोर्ट तो UNDP नाम का एक संस्था करता है, जिसका स्थापना 1965 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में। द्वारा जारी इस सूचकांक में 3 चीज को मापा जाता है। जीवन प्रत्याशा, जिसको बोलते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, जिसको बोलते हैं स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, और तीसरा क्या है? प्रति व्यक्ति आय, जो GDP को मापा जाता है। यानी UNDP द्वारा जारी सूचकांक में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय को मापा जाता है। अभी हो गया 2 नंबर पॉइंट कंप्लीट। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI, बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI। नीति आयोग द्वारा जारी यह सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 12 विभिन्न संकेतकों पर अभाव को मापता है। क्या करता है कि आपका MPI जो है
क्या करता है कि नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 12 विभिन्न इंडिकेटर्स को 12 विभिन्न संकेतकों पर अभाव को मापता है। अब देखिए इसी को थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हुए क्या है, इससे समावेशी विकास के मापन को सटीक और परिदृश्य जानकारी प्राप्त होती है। क्या है, इससे समावेशी विकास के मापन को सटीक और परिदृश्य जानकारी प्राप्त होती है। अब जब भी आंसर राइटिंग कीजिएगा ना, थोड़ा सा इस तरह जो है फ्रेमिंग कर दीजिएगा ताकि आपका आंसर राइटिंग कहानी की तरह लगे, अट्रैक्टिव लगे। ये आपका 3 नंबर पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब अगला है वित्त समावेशन। यह समाज के कमजोर, पिछड़े और कम आय वाले वर्गों तक किफायती और उचित मूल्य पर वित्त सेवाओं जैसे बैंकिंग, बचत, ऋण, बीमा की पहुंच सुनिश्चित करता है। वित्त समावेशन क्या है, यह समाज के कमजोर, पिछड़े और कम आय वाले वर्गों तक किफायती और उचित मूल्य पर वित्त सेवाओं जैसे बैंकिंग, बचत, ऋण, बीमा की पहुंच सुनिश्चित करता है। क्राइसल, इंक्लूसिव और आरबीआई, याद रखिएगा क्राइसल, इंक्लूसिव और आरबीआई का वित्त समावेशन सूचकांक लोगों की बैंकिंग पहुंच, ऋण, बीमा को मापता है। कौन, क्राइसल, इंक्लूसिव, आरबीआई का वित्त समावेशन सूचकांक लोगों की बैंकिंग पहुंच, ऋण, बीमा को मापता है। ये आपका 4th नंबर पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब अंतिम नंबर जो पॉइंट है 5वां नंबर, सामाजिक और लैंगिक संकेतक। सामाजिक और लैंगिक संकेतक, यह एक सांख्यिकी उपकरण है। यह एक सांख्यिकी उपकरण और मानक है। क्या है, यह एक सांख्यिकी उपकरण और मानक है जिनका उपयोग समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच भागीदारी, क्या, जिनका उपयोग समाज में पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी, अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की मुख्य धारा में हिस्सेदारी को मापने के लिए किया जाता है। क्या कहता है, सामाजिक और लैंगिक संकेतक का उपयोग कहाँ करते हैं। यह एक सांख्यिकी उपकरण और मानक है जिनका उपयोग समाज में पुरुष और महिलाओं की भागीदारी, अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की मुख्य धारा में हिस्सेदारी को मापने के लिए किया जाता है। ये 5 पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। आप देख रहे होंगे इंट्रोडक्शन, मनमोहन सिंह जी क्या बोले उसको लिख दिया गया है। फिर आपका जाके समावेशी का मापन जो 5 पॉइंट था, बढ़िया से फ्रेमिंग करके इसको जो है कम वर्ड्स में लिख दिया गया है। अब देखिए रोजगार में परिवर्तन और समावेशन, देखिए यहीं पे आपको क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि रोजगार एवं प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा में हुए परिवर्तन और समावेशन। तो पहले रोजगार में हम लोग करेंगे परिवर्तन, फिर आएंगे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में हुए परिवर्तन के बारे में। तो चलिए, रोजगार में परिवर्तन और समावेशन, ये पूरा करेंट फैक्ट से लिखा गया है। देखिए, हालिया आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS, इसको बोलते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। हालिया आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2025-26 के आंकड़े भारतीय रोजगार बाजार में सकारात्मक बदलाव और कुछ गंभीर चुनौतियां दोनों को दर्शाते हैं। ये जो रोजगार जो आप देख रहे होंगे, ये एक PLFS एक सर्वे है जो 25-26 के अनुसार इसमें कुछ जो है भारतीय रोजगार बाजार में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू को दिखाते हैं। तो दोनों हम पहले देखेंगे। पहले यहाँ पे क्या है, रोजगार के संकेतक वर्तमान स्थिति और समावेशन पर प्रभाव। क्या है, रोजगार संकेतक वर्तमान स्थिति और समावेशन पर प्रभाव। तो यहाँ पे देखिए श्रम बल भागीदारी दर LFPR, क्या है, LFPR, और यहाँ पे क्या है श्रम बल भागीदारी दर, फिर क्या है महिला श्रम बल भागीदारी दर WLFPR और बेरोजगारी दर UR। अब देखिए पहला नंबर में क्या है, श्रम बल भागीदारी दर LFPR 55.8% है वर्तमान स्थिति में। कार्य बल में लोगों की रुचि बढ़ी है। श्रम बल भागीदारी दर में जो है 55.8% है और कार्य बल में लोगों की रुचि क्या है, बढ़ी है। महिला श्रम बल भागीदारी दर जो पहले बहुत कम था, बढ़कर अभी जो है 35.3% हो गया। ग्रामीण महिलाओं का कार्य बल में आना लैंगिक समावेशन में मजबूत करता है। ग्रामीण महिलाओं का समावेशन में आना लैंगिक समावेशन को मजबूत करता है। बेरोजगारी दर UR 4.8%। समग्र रूप से बेरोजगारों में कमी आई है। क्या है कि समग्र रूप में बेरोजगारी में कमी आई है, यानी श्रम बल भागीदार कितना है 55.8%, महिला श्रम बल भागीदार दर कितना है 35.3%, बेरोजगारी दर कितना है 4.8%। ये आपका करेंट डेटा हो गया। अब देखिए यहाँ इसका प्रॉफिट यहाँ लिखा गया है, इसका क्या प्रॉफिट है, फिर लास्ट में आप इसका चुनौती क्या है, इसको हम देखेंगे। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि अधिक लोग रोजगार या काम की तलाश में शामिल हो रहे हैं। क्या है, इन आंकड़ों से स्पष्ट हो रहा है कि अधिक लोग रोजगार या काम की तलाश में शामिल हो रहे हैं। विशेष रूप से महिला की बढ़ती भागीदारी सामाजिक समावेशन को दर्शाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि ने गरीब तबकों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने में मदद की है। क्या है, इन आंकड़ों से स्पष्ट हो रहा है कि अधिक लोग रोजगार या काम की तलाश में शामिल हो रहे हैं। विशेष रूप से महिला की बढ़ती भागीदारी
सामाजिक समावेशन को दर्शाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि ने गरीब तबकों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने में मदद की है। किसमें? ग्रामीण क्षेत्रों में। अब देखिए इसका चुनौती क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है। हालांकि चुनौतियां भी बनी हुई है, हालांकि क्या है, चुनौतियां भी बनी हुई है। बेरोजगारी दर 3.2% पर, इसको थोड़ा सा एरो करके लिख दिया गया है, बेरोजगारी दर 3.2% पर स्थिर रही और युवाओं में बेरोजगारी अधिक है। क्या है? युवाओं में बेरोजगारी अधिक है। असंगठित क्षेत्र, जिनको जो है यहाँ वहाँ काम करते हैं, फिक्स काम नहीं है, असंगठित क्षेत्र तथा स्वरोजगार में वृद्धि यह संकेतक देती है कि रोजगार गुणवत्ता अभी भी चिंता का विषय है। असंगठित क्षेत्र तथा स्वरोजगार में वृद्धि यह संकेतक देती है कि रोजगार गुणवत्ता अभी भी चिंता का विषय है, यानी गवर्नमेंट जो रोजगार मुहैया नहीं करवा पा रही है। ये क्या हो गया आपका? रोजगार में परिवर्तन और समावेशन। यहाँ पे हो गया आपका काम खत्म कि समावेशी विकास का मापन काम हो गया। आपका क्या है? रोजगार वाला हमने ले दिया। अब पढ़ेंगे प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन समावेशन, इसको हम लोग करेंगे और ये आपका मेन बॉडी का तीसरा और अंतिम हिस्सा है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन शिक्षा समावेशन की पहली सीढ़ी है। जब तक लोग शिक्षित नहीं होगा, जानेगा नहीं कि वित्तीय समावेशन क्या है, समावेशन क्या होता है, मेरा रोल क्या है, मेरा इंपॉर्टेंस क्या है समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति, मेरे प्रति, देश के प्रति, राज्य के प्रति, तो शिक्षा समावेशन की पहली सीढ़ी है। अब देखिए यहाँ UDISET, यूडी सेट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूडी सेट, टी है, थोड़ा देख लीजिएगा। यूडी सेट इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। क्या होता है? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। और हालिया सरकारी रिपोर्टों के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। हम प्राकृतिक और माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। क्या? शिक्षा वित्त समावेशन की पहली सीढ़ी है। यूडीसेट और हालिया सरकारी रिपोर्टों के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। हमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। अब यूडीसेट के बारे में थोड़ा जान लीजिए। यह भारत सरकार के द्वारा शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित किया था यूडीसेट को, और यह एक जितना सारा स्कूल में जो बुनियादी होता है ना, आपका बोल सकते हैं ढांचा, उसके विकास में इसका बहुत बड़ा रोल है। किसका? तो आपका यूडीसेट का। तो याद रख लीजिएगा, शिक्षा समावेशन की पहली सीढ़ी है। यूडीसेट और हालिया सरकारी रिपोर्टों के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। हम प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन। अब देखिए क्या है? GER नामांकन दर। GER इसको बोलते हैं ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, नामांकन दर। GER होता है इसका फुल फॉर्म। अब देखिए प्राथमिक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात, GER प्राथमिक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% के करीब पहुंच चुका है। कितना परसेंट? 100% करीब पहुंच चुका है। वहीं माध्यमिक यानी सेकेंडरी स्तर पर भी इसमें निरंतर सुधार हुआ है। क्या है? कि नामांकन दर GER जो है प्राथमिक शिक्षा में सकल नामांकन दर अनुपात GER 100% करीब पहुंच चुका है। वहीं माध्यमिक यानी सेकेंडरी स्तर पर भी इसमें निरंतर सुधार हुआ है। ये काम हो गया पहला। दूसरा नंबर में क्या? GPI लैंगिक समानता सूचकांक। आपको ये पढ़ना है कि लैंगिक समानता सूचकांक प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों पर GPI 1 या उससे अधिक है, जिसका मतलब है कि स्कूलों में लड़कों की तुलना में लड़कियों का नामांकन बराबर है या अधिक है। क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों पर GPI 1 या उससे अधिक है, जिसका अर्थ है कि स्कूलों में लड़कों की तुलना में लड़कियों का नामांकन बराबर या अधिक है। ड्रॉप आउट रेट, अब यहाँ पे है थर्ड नंबर पॉइंट क्या है? ड्रॉप आउट रेट। माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर की कमी आई है। माध्यमिक स्तर पर क्या है? ड्रॉप आउट दर में कमी आई है, जिससे हाशिए के समुदाय में SC ST OBC के बच्चों की शिक्षा में निरंतर बढ़ी है। माध्यमिक स्तर में ड्रॉप आउट दर में कमी है। ड्रॉप आउट मतलब क्या होता है? कि लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, स्टूडेंट बीच में छोड़ के भाग गया, वो वाला नहीं है, उसमें कमी आई है, जिससे हाशिए के समुदाय में ST SC OBC के बच्चों की शिक्षा में निरंतर बढ़ी है। अब यहाँ हो गया आपका क्या? कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन। इसको हम लोग 3 पॉइंट में आसान शब्दों में, कम शब्दों में जो है डील करने का प्रयास किए। अब इसका कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट है, यहाँ हम लोग इसको कवर करेंगे। तो सकारात्मक पहलू, समान शिक्षा समान अवसर। क्या है? समान शिक्षा समान अवसर। और लैंगिक समानता के मामले में शिक्षा अत्यधिक समावेशी है। क्या? समान शिक्षा समान अवसर और लैंगिक समानता के मामले में शिक्षा अत्यधिक समावेशी भी है। PM श्री योजना और नई शिक्षा नीति, जानते होंगे PM श्री योजना जो है इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। और ये योजना जो लाया गया है आपका स्कूल को आदर्श विद्यालय में डेवलप करने के लिए इसको लाया गया था। और नई शिक्षा नीति
अब याद होगा नई शिक्षा नीति जो है NEP जो है 2020 में आया था, के तहत बुनियादी ढांचों का आधुनिकीकरण हुआ। क्या? समान शिक्षा, समान अवसर और लैंगिक समानता के मामले में शिक्षा अत्यधिक समावेशी है। PM श्री योजना जो 2022 में आया था और नई शिक्षा नीति जो 2020 में आया था के तहत बुनियादी ढांचों को आधुनिकीकरण हुआ है। अब देखिए इसका क्या चुनौती है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। असर ASER एनुअल स्टेटस फॉर एजुकेशन रिपोर्ट, इसका फुल होता है एनुअल स्टेटस फॉर एजुकेशन रिपोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार केवल स्कूल जाने से समावेशन पूरा नहीं होता है। क्या होता है कि असर के रिपोर्ट के अनुसार केवल स्कूल जाने से समावेशन पूरा नहीं होता है, सार्थक समावेशन में अभी भी कमी है। सार्थक समावेशन में क्या अभी भी कमी है। कई बच्चे अपनी कक्षा के अनुरूप बुनियादी शिक्षा जैसे अंग्रेजी, विज्ञान, गणित में पीछे हैं। कई बच्चे अपनी कक्षा के अनुरूप बुनियादी शिक्षा अंग्रेजी, विज्ञान, गणित में पीछे है। साथ ही ग्रामीण और शहरी सरकारी स्कूलों के बीच डिजिटल और गुणवत्ता का अंतर भी अभी मौजूद है। मतलब शहर के बच्चे और गांव के बच्चे में बहुत डिफरेंस है। गांव का जो स्कूल है वो आज ही बुनियादी और डिजिटल गुणवत्ता में बहुत पीछे है, लेकिन शहर का बच्चा जो है आगे है। अब जैसे नौकरी का बात आएगा या डिजिटल प्लेटफॉर्म का बात आएगा तो शहर का स्टूडेंट आगे बढ़ेगा, गाँव का बच्चा पीछे रह जाएगा। वही लिखा गया है। असर रिपोर्ट के अनुसार केवल स्कूल जाने से समावेशन पूरा नहीं होता है, सार्थक समावेशन में अभी भी कमी है। कई बच्चे अपनी कक्षा के अनुरूप बुनियादी शिक्षा जैसे अंग्रेजी, विज्ञान, गणित में पीछे है। साथ ही ग्रामीण और शहरी सरकारी स्कूलों के बीच डिजिटल और गुणवत्ता का अंतर अभी भी मौजूद है। अब देखिए इसको ना जो फ्रेमिंग करके लिखा गया है ये वे फॉरवर्ड भी है। आगे की राह जो सुझाव हम लोग लिखते हैं आंसर राइटिंग में, इकोनॉमिक्स में, जैसे आप दिखाते हैं आपको यहाँ जो हम लोग क्वेश्चन लिखे थे, ये वाला क्वेश्चन खाद्य सुरक्षा वाला, ये जो भी क्वेश्चन लिखे हैं इकोनॉमिक्स का, उसमें आपका देखिए आगे की राह लिखा गया 4-5 पॉइंट लिखा गया ना 4-5 पॉइंट में। तो इस तरह इस क्वेश्चन का वे फॉरवर्ड यही है। देखिए आपको दिखाते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन कौन है? नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन का मानना है कि आर्थिक विकास तब तक निरर्थक है जब तक वह लोगों की क्षमताओं को न बढ़ाए। यानी लोगों की क्षमता को बढ़ाना है। आर्थिक विकास तब तक निरर्थक है जब तक वह लोगों की क्षमताओं को न बढ़ाए। भारत में केवल जीडीपी के दौड़ के बजाय प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव सशक्तिकरण पर भारी निवेश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आर्थिक विकास तब तक निरर्थक है जब तक वह लोगों की क्षमताओं को न बढ़ाए। भारत में केवल जीडीपी की दौड़ के बजाय प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव सशक्तिकरण पर भारी निवेश करना चाहिए। जब तक हर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक समावेशी विकास नहीं हो सकता है। ये आपका वे फॉरवर्ड भी हो गया एक तरह से, और एक तरह से जो अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में, उनका एक विचार भी आ गया। यानी आपका कोटेशन भी हो गया, वे फॉरवर्ड भी हो गया, आपका सुझाव भी हो गया, इनका विचार भी आ गया। यानी एक तरह से पूरा फ्रेमिंग कर दिया गया। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन का मानना है कि आर्थिक विकास तब तक निरर्थक है जब तक वह लोगों की क्षमताओं को न बढ़ाए। भारत में केवल जीडीपी की दौड़ के बजाय प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव सशक्तिकरण पर भारी निवेश करना चाहिए। जब तक हर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक समावेशी विकास नहीं हो सकता है। अब ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन में हम लोग पढ़े इंट्रोडक्शन, फिर क्या पढ़े तो ये मनमोहन सिंह का कोटेशन, फिर क्या पढ़े समावेशी विकास का मापन, फिर क्या पढ़े हम लोग तो रोजगार में परिवर्तन और समावेशन, और अंतिम जो इसका बॉडी था क्वेश्चन का प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का परिवर्तन। और वे फॉरवर्ड या कोटेशन बोल लीजिए, यहाँ पे लिख दिया गया किनके बारे में? प्रोफेसर अमर्त्य सेन के बारे में। अब देखिए आइए इंट्रोडक्शन सॉरी कंक्लूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉब्लम सोल्यूशन आपका विचार, प्रॉब्लम सोल्यूशन आपका विचार, यही होता है कंक्लूजन निष्कर्ष। भारत आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि भारत सकारात्मक समावेशन की ओर अग्रसर है। क्या है? जो भी आंकड़े हम लोग देखे उसके अनुसार क्या स्पष्ट करते हैं कि भारत सकारात्मक समावेशन की ओर अग्रसर है। भारत सकारात्मक समावेशन की ओर अग्रसर है। रोजगार के स्तर पर महिलाओं की भागीदारी, शिक्षा के स्तर पर सार्वभौमिक पहुंच तथा करोड़ों लोगों का गरीबी रेखा से बाहर आना यह दर्शाता है कि विकास का आधार व्यापक हो रहा है। क्या है? रोजगार के स्तर पर महिलाओं की भागीदारी, शिक्षा के स्तर पर सार्वभौमिक पहुंच, सब लोगों की पहुंच, और करोड़ों लोगों का गरीबी रेखा से बाहर आना यह दर्शाता है कि विकास का आधार व्यापक हो रहा है। हम लोग बहुत डेवलप मात्रा में जो है डेवलप कर रहे हैं, बहुत व्यापक मात्रा में लोग डेवलप कर रहे हैं। हालांकि इस समावेशन को पूर्ण और टिकाऊ बनाने के लिए, ये हो गया आपका पॉजिटिव लिख दिए। अब क्या है इसमें प्रॉब्लम? हालांकि इस समावेशन को पूर्ण और टिकाऊ बनाने के लिए केवल संख्यात्मक सुधार यानी क्वांटिटेटिव ग्रोथ काफी नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण सुधार यानी कि क्वालिटेटिव ग्रोथ
यहाँ देखिए बहुत अच्छा वर्ड लिख दिया गया, संख्यात्मक सुधार और गुणात्मक सुधार। मतलब क्या कि संख्या के आधार पर नहीं, क्वांटिटी के आधार पर नहीं, आपको क्वालिटी के आधार पर आवश्यकता क्या है कि आपका, हालांकि इस समावेशन को पूर्ण और टिकाऊ बनाने के लिए केवल संख्यात्मक सुधार, क्वांटिटिव ग्रोथ काफी नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण सुधार यानी कि क्वालिटिव ग्रोथ की आवश्यकता है। जब तक रोजगार में कौशल और बेहतर वेतन तथा शिक्षा में समान गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं होगी, क्या है, जब तक रोजगार में कौशल और बेहतर वेतन तथा शिक्षा में समान गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक समावेशी विकास का अंतिम लक्ष्य अधूरा रहेगा। क्या है कि जब तक रोजगार में कौशल और बेहतर वेतन तथा शिक्षा में समान गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक समावेशी विकास का अंतिम लक्ष्य अधूरा रहेगा। अब देखिए ये है मोदी जी का कोटेशन, भविष्य की राह सबका साथ सबका विकास। मोदी जी बोलते हैं ना, बीजेपी गवर्नमेंट, भविष्य की राह सबका साथ सबका विकास के साथ साथ सबकी गुणवत्ता पर टिकी है। क्या है, सबका साथ सबका विकास के साथ साथ सबकी गुणवत्ता पर टिकी है। यानी ये आपका देखिएगा निष्कर्ष पूरा जो है करेंट के साथ जोड़ के लिख दिया गया है। आपका आज का जो आंसर राइटिंग था इसमें करंट अफेयर्स जितना जरूरत था उतना लिखा गया। लोग बोलते हैं कि सर इकोनॉमिक्स मतलब करंट अफेयर्स है, लेकिन वो उतना ही लिखना जितना जरूरत है। ये नहीं कि पूरा करंट हम घुसा दिए और आंसर राइटिंग को बाईपास कर दिया, ऐसा नहीं। जो क्वेश्चन का डिमांड है उसके अनुरूप जो है आपको डालना है। देखिए यहाँ पे आंकड़ा हम डाल दिए, ये आपका क्वेश्चन का डिमांड था इसलिए इसको डाला गया है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा हम करंट अफेयर्स डाल दें, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, इंट्रोडक्शन हो गया आपका, फिर कोटेशन हो गया मनमोहन सिंह जी का, फिर यहाँ विकास का मापन लिख दिया, फिर मेन बॉडी में ये था रोजगार में परिवर्तन और समावेशन, फिर क्या था आपका प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन, फिर जो है आपका अमृत सेन का जो कोटेशन था उनको लिख दिया गया यहाँ पे, और इस तरह से सुझाव भी हो गया, और अंतिम में कंक्लूजन। इस तरह करके पूरा आंसर राइटिंग को जो है फ्रेमिंग किया गया है। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आसान तरीका से आप लिख सकते हैं, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको कंटिन्यू बेसिस पे वीडियो मिलता रहेगा। और अगला जो क्लास होगा हम पहले आपको बोल दे रहे हैं, क्वेश्चन आपका रहेगा ये, आर्थिक सुधारों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मापदंडों को ध्यान में रखते हुए भारत अर्थव्यवस्था पर इनके प्रभावों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। दोस्तों एक क्वेश्चन फ्रेमिंग करने में, उसको अपलोड करने में बहुत मेहनत है, बहुत टाइम लगता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हो सके जितना लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए ऊर्जा के साथ और नए उत्साह के साथ। तब तक जोहार झारखंड, जय झारखंड।